हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और कॉमर्स क्लासेस में आज हम कंपनी अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स पढ़ने वाले हैं। लाइक टिल नाउ हमने पिछले वीडियोस में क्या समझा है कि फाइनल अकाउंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। गिवन अ ट्रायल बैलेंस हम ये दोनों स्टेटमेंट्स एक गिवन फॉर्मेट में बनाते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे कैटेगरीज कंपनीज एक्ट में शेड्यूल में दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम बैलेंस शीट बनाते हैं और अकॉर्डिंगली ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। सारी डिटेल्स हम अलग से शो करते हैं इन नोट्स टू बैलेंस शीट। सो जो लास्ट क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था वो एक सिंपल क्वेश्चन था इन्वॉल्विंग नो एडजस्टमेंट। सिंपल ट्रायल बैलेंस दे रखा था तो हमने स्टेटमेंट बनाने की प्रैक्टिस की कि ये स्टेटमेंट्स बनती कैसे हैं। बट इन रियलिटी हमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस नहीं दिया होता है, हमें उसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी होती है जिसको हम एडजस्टमेंट कहते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे कि इन एडजस्टमेंट्स को फाइनल अकाउंट में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इनकी अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट्स में, फाइनल स्टेटमेंट्स में कहाँ होगी। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एडजस्टमेंट्स प्रॉपरली हमें उनकी कुछ कैटेगरीज का ध्यान रखना है। सो वी हैव डिवाइडेड एडजस्टमेंट्स इन 4 मेन कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में हमारी एडजस्टमेंट्स डिवाइडेड है। ये इसलिए कि हर कैटेगरी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट से डील करती है, तो हमें उनको समझना आसान हो जाएगा। पहली कैटेगरी में हम वो एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे जो एक्चुअली एडजस्टमेंट्स हैं ही नहीं, दे आर जस्ट गिविंग डिटेल्स। दूसरी कैटेगरी है एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मतलब जो ट्रायल बैलेंस हमें बना के दिया है उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए किस तरह की ट्रांजैक्शंस या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हो सकती है। थर्ड है जो एक्चुअल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड इनकम, जो आप पढ़ते आए हो अपना 11th क्लास में या उसके बाद भी आपने जो एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस के साथ पढ़ी हैं कि हमारी एक्सपेंस से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एंड फाइनली है हमारी एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस, बिकॉज कंपनीज में क्या होता है कि जो उनका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको डायरेक्टली कैपिटल में बांटा नहीं जाता, ऑनर्स में बांटा नहीं जाता, कैपिटल को सरप्लस अकाउंट में लिखा जाता है। उसके बाद इस सरप्लस अकाउंट को डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अप्रोप्रिएट करते हैं। जैसे इसका कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में जा सकता है, कुछ पार्ट सिंकिंग फंड में एक्यूमुलेट होगा, कुछ पार्ट ऐसा होगा जो हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में डालना चाहते हैं, कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर कंपनी के प्रॉफिट्स काफी ज्यादा है तो कंपनी अपने सरप्लस और रिजर्व्स का एक पार्ट बोनस इश्यू में भी दे सकती है। सो आप अपने प्रॉफिट्स को किस तरह से बांटते हो, किस किस नाम से शेयर होल्डर्स को देते हो, उसकी जो एंट्रीज है वो कहलाती है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ सरप्लस। सो अप्रोप्रिएशन एक बहुत डिटेल टॉपिक है तो इसको मैंने बिल्कुल अलग रखा है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम में कुछ एडजस्टमेंट्स तो ऐसी हैं जो आप पहले से पढ़ते आए हो, बट इसमें एक तो एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जो पहले आपने पढ़ी हैं लेकिन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में आ गए हो तो आपको चीजों की डेप्थ जो है वो इम्प्रूव करनी है। सो अब वही एडजस्टमेंट्स हम थोड़ी ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जैसे मैनेजर्स कमीशन आपने पढ़ा हुआ है, प्रोविजन फॉर वेर एंड डाउटफुल डेट्स आपने पढ़ा हुआ है, इनकम टैक्स प्रोविजन आपने पढ़े हुए हैं। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, हम इन ट्रांजेक्शन्स की डेप्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ी एडजस्टमेंट्स डिटेल में होंगी। ठीक है, सो ये एडजस्टमेंट्स हम करेंगे। और पहली 2 एडजस्टमेंट जो है ये एक्चुअली बहुत सिंपल है। सो पहले वी आर स्टार्टिंग विद दिस। सो पहले हम लेते हैं एडजस्टमेंट्स गिविंग डिटेल्स। जो इसका नाम कह रहा है वो यही एडजस्टमेंट, कि ये सिर्फ एडजस्टमेंट क्या है, ये हमें डिटेल बता रही है। सो एक्चुअली ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये हमें ट्रांजेक्शन की डिटेल बता रही है। जैसे आपकी अगर शेयर कैपिटल दे रखी है तो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता दिया कि दिस शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ दिस मच। इसका मतलब आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल नीचे दे रखी है और ऊपर इश्यूड कॉल्ड कैपिटल है। सो ये एक डिटेल है। जब हम शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे उसमें हम लिखेंगे कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इतनी है, इश्यूड कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल इतनी है। या हमें ऊपर कैपिटल दे रखी है 50 लाख, नीचे डिटेल में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आउट ऑफ 50 लाख 10 लाख रुपीज ऑफ शेयर कैपिटल वाज इश्यूड इन लास्ट ईयर से अगेंस्ट परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमारे जो कैपिटल में जो भी कंसिलिएशन हुआ है, मतलब जो इश्यू हुआ है, यहाँ अगर कोई रिडम्पशन हुआ है तो वो हमें दिखाना पड़ता है नोट्स में। सो अब आप नोट्स में डिटेल क्या दोगे, कैपिटल
इश्यूड अगेंस्ट कैश 40 लाख, कैपिटल इश्यूड अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन 10 लाख। यहाँ ऊपर आपको प्रेफरेंस कैपिटल नहीं दे रखी है, लेकिन नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता रखा है कि आपके प्रेफरेंस कैपिटल से 5 लाख रुपीज की लास्ट ईयर रिडीम की थी अगेंस्ट इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स। सो हमें ये नोट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी कि प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख थी बिगिनिंग में, कैपिटल रिडीम ड्यूरिंग द ईयर फुल अमाउंट 5 लाख, सो नेट बैलेंस 0। ठीक है ना। सो कुछ हमें सिर्फ डिटेल दे रखी है। इसी तरह से आपके डेटर्स हैं, सिर्फ कैपिटल की नहीं और भी डिटेल हो सकती है, लाइक डेटर्स हैं। तो डेटर्स की डिटेल कैसे हो सकती है कि इनमें से कितना अमाउंट है जो हमारा रिलेटेड पार्टी से मिलने वाला है। लाइक आपने कुछ स्टॉक अगर अपने डायरेक्टर्स को बेचा है तो डायरेक्टर से या शेयर होल्डर से कितना अमाउंट रिसीवेबल है। सो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, या फिर हमारे बैड डेट्स या डेटर्स कितने टाइम पुराने हैं, आर दिस मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड और लेस देन 6 मंथ्स ओल्ड, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली कई बार प्रोविजन में फर्क पड़ जाता है। सिमिलरली आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसका मार्केट प्राइस क्या है, या आपने बोरोइंग कर रखी है, आपने बैंक लोन ले रखा है तो उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी दे रखी है, वो आपको लिखना पड़ेगा। आपने कोई एडवांस दे रखा है तो रिलेटेड पार्टी को दिया है या किसी और को दिया है, या उसमें कितना अमाउंट सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है, ये सब चीजें जो है ये सिर्फ डिटेल्स हैं। ये हमसे कोई एडजस्टमेंट, कोई एडिशनल कैलकुलेशन नहीं मांग रही। बस करना क्या है कि हमें जहां भी हम उस चीज का नोट बना रहे हैं, क्योंकि नोट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये आप अब तक समझ गए हो। सारी डिटेल, सारी कैलकुलेशन नोट्स के थ्रू होती है। सो नोट्स में आप ये डिटेल लिख दोगे। जब आप इन्वेस्टमेंट लिखोगे तो ब्रैकेट में उसका मार्केट प्राइस लिख दो। फिर कंटिजेंट लाइबिलिटीज है, सबकी डिटेल एक एक करके लिख दो। जहां डिबेंचर्स लिख रहे हो ब्रैकेट में आप सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, टाइम ऑफ पेमेंट वगैरह लिख दो। सो डिटेल्स को हमें सिर्फ लिख देना है। दे डोंट रिक्वायर एनी एडिशनल स्किल, कुछ नहीं करना, सिर्फ डिटेल में डाल दो। सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट इंफॉर्मेशन टू हैंडल। नेक्स्ट आ जाती है एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स वर्ड आपने पढ़ा होगा पहले भी 11th क्लास में, कि जब हम जर्नल बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, तो हमारे से कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ एरर हो जाती है। अब उन गलतियों को अगर वो पकड़ में आ गई हैं, आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, एंड में आके आपने जब चेक किया तो आपको लगा कि यहाँ कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं। वो मिस्टेक आपकी ओमिशन की भी हो सकती है, वो मिस्टेक आपकी कमीशन की भी हो सकती है, वो प्रिंसिपल एरर भी हो सकती है। तो हमें क्लासिफाई नहीं करना। यहां पर हमारा फोकस मिस्टेक्स को क्लासिफाई करने में नहीं है, हमारा फोकस है मिस्टेक्स को ठीक करो, रेक्टिफाई करो। तो अगर कोई भी गलती हुई है तो उसको रेक्टिफाई करके समझ लो कि क्या इसकी एंट्री होनी चाहिए। इवन फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री भी नहीं मांगी जाती है। सो हमें एंट्री भी नहीं करनी है। एक्चुअली हमें क्या करना है, हम मिस्टेक को समझेंगे। अब जो गलती हुई है उसको रिवर्स करो। जो काम गलत किया है उसको रिवर्स करना पड़ता है, और जो सही काम है वो करना होता है। सो कुछ एग्जांपल्स के साथ में रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑल्दो ये आपने बहुत अच्छे से 11th में पढ़ा होगा। हमें करना क्या है, हम रेक्टिफिकेशन सोचेंगे, उसकी एंट्री माइंड में रखो, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रायल बैलेंस में मार्किंग कर दो कि यहाँ एडजस्टमेंट है, इसको ठीक कर लो। ठीक है। जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी रॉन्गली रिकॉर्डेड इन वेजेस। आपने मशीन को इंस्टॉल कराया, ठीक है, अब उसको आपने गलती से वेजेस में रिकॉर्ड कर दिया। तो आपको ये पता है कि जब भी हम कोई मशीन या कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो उस पर जो भी कॉस्ट इनकर करी जाती है टू ब्रिंग इट इनटू द फॉर्म इन विच वी कैन यूज, मतलब उसको उस स्टेज तक लाना है कि वो बिजनेस में यूज हो सके। उस स्टेज तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में डाले जाते हैं। ठीक है। चाहे वो मशीन को आपको अपने प्लांट में लेके आना है, उसकी कॉस्ट है, चाहे उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है, ये सब उसकी कॉस्ट प्राइस में जुड़ते हैं, और इसका डेप्रिसिएशन पर भी इफेक्ट जाता है क्योंकि कॉस्ट प्राइस बढ़ जाती है। आपने क्या किया, इस एक्सपेंडिचर को मशीन में नहीं लिखा, उसको वेजेस में लिख दिया। अब इसकी करेक्शन कैसे होगी, जो गलती की है वेजेस में लिखना, तो वेजेस में से इसे निकालो। तो वेजेस में से निकालने का मतलब है आपकी एक्चुअल वेजेस कम हो जाएंगी। सो वेजेस में से माइनस करो और इसे मशीन अकाउंट में डाल दो, तो मशीन में प्लस कर दो। अगर हम जनरल एंट्री सोचे तो मशीन में चीज बढ़ानी है, मशीन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस कम हो गया वेजेस अकाउंट। बट एंट्री भूल जाओ, एंट्री पूछी नहीं जाएगी, आपको इफेक्ट पता होना चाहिए। वो इफेक्ट आप अपने ट्रायल बैलेंस में नोट डाउन करोगे। उसके बाद क्या होगा,
जब हम वो रेलेवेंट अमाउंट किसी भी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं तो हमें ध्यान रहेगा कि ये एडजस्टमेंट है, इसका करेक्टेड अमाउंट ये है। जैसे यही मशीन के इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस सपोज 10,000 है, तो आप मशीन का जहां भी अमाउंट लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में उसके आगे लिख दोगे +10,000 और वेजेस में -10,000 कर दोगे। तो अब जब मशीन का अमाउंट आगे यूज होगा डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में, तो ये मार्किंग करने से फायदा क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रहेगा कि हाँ इसमें 10,000 प्लस करना है, मैंने रेक्टिफिकेशन की थी, तो आप सही फिगर को लेके आगे डेप्रिसिएशन सॉल्व करोगे। दैट इज वाई मैं आपको बार बार कह रही हूं कि हमारी जितनी एडजस्टमेंट्स हो उनका आपको एक कहीं ना कहीं मार्क जरूर कर लेना है ट्रायल बैलेंस में, ताकि हम भूले ना। ठीक है, बिकॉज एग्जाम्स कर रहे हो या इवन प्रैक्टिस पे कर रहे हो, कई बार इतना वर्क प्रेशर होता है कि हम कई चीजें दिमाग से निकल जाती हैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। तो अगर मार्किंग की होगी तो कभी भी गलती नहीं होगी। अच्छा, अनदर एरर लेते हैं, कुछ और एरर्स के साथ उनको समझेंगे रेक्टिफिकेशन। ऑल्दो ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये लिस्ट हमारी एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब कि ये नहीं है कि ये सारी एरर्स बस यही हैं, किसी भी तरह की एरर हो सकती है, आपको उसे ठीक करना है, एंट्री पास कर देनी है, एडजस्ट कर देना है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स नॉट रिकॉर्डेड, आपने शेयर्स फॉरफीट किए, उसकी एंट्री नहीं की तो एरर ऑफ ओमिशन हो गई ना, भूल गए, ओमिट कर दिया। तो अब आप इसकी एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल कम होगी और कॉल्स इन एरियर कट जाएंगी और उतना पैसा शेयर फॉरफीचर में जो पेड अप अमाउंट है वो आप फॉरफीट कर लेते हो। ठीक है ना, पेड अप अमाउंट फॉरफीट हो जाता है, एरियर्स कैंसिल हो जाते हैं और कैपिटल कम हो जाती है। ये तो बात हुई एंट्री की, लेकिन हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें तो फाइनल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसके इफेक्ट नोट कर लेंगे। शेयर कैपिटल कम हो गई तो शेयर कैपिटल में से अमाउंट माइनस कर देंगे। कॉल्स इन एरियर कैंसिल हो गई, उतनी कॉल्स इन एरियर काट दो, अब वो हमारे अकाउंट्स में नहीं आएंगी। और जो अमाउंट फॉरफीट किया ये एक नया अकाउंट बन जाएगा, तो इसको अलग से हम लिखेंगे अपना शेयर होल्डर्स फंड्स में। सिमिलरली एक और तरह की एरर लेते हैं, गुड्स परचेज्ड एंटर्ड इन स्टोर्स बट नॉट रिकॉर्डेड। मतलब आपने गुड्स खरीदे, ऑब्वियसली जब गुड्स खरीदे तो वो आपके बिजनेस के स्टोर्स में, आपके वेयर हाउस या स्टोर जहां भी सामान रखते हो वहां पे आ तो गए, ठीक है, लेकिन उसकी एंट्री नहीं की है, रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो अब गुड्स को परचेज करने की एंट्री क्या होती है, परचेजेस टू क्रेडिटर या परचेजेस टू कैश। तो जो टर्म दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली एंट्री कर दोगे, या परचेजेस टू बैंक। तो परचेजेस इंक्रीज हो जाएंगी और क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसको आप इफेक्ट को नोट करने पे ध्यान दोगे एंट्री की बजाय। तो ये इफेक्ट आप अपने ट्रायल बैलेंस में नोट कर लोगे। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि सेल्स रिटर्न हुए, आपने उनको गलती से परचेज में नोट कर लिया, गुड्स आए आपकी शॉप में। सेल रिटर्न का मतलब क्या है, कस्टमर ने गुड्स वापस किए। सो आपने, क्योंकि गुड्स आपकी शॉप में आ रहे हैं, तो बाय मिस्टेक जो आपके स्टॉक को हैंडल कर रहा था उसने उसे परचेज बुक में लिख दिया, अब वो परचेज का पार्ट हो गए। अब करेक्शन क्या होगी, परचेज में से उसे निकालो, क्योंकि वो परचेज नहीं है, तो परचेज में से निकाल दो, माइनस कर दो और सेल्स में ऐड कर दो, सेल्स रिटर्न में इसको ऐड कर दो। तो जब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तो ये एडजस्टेड सेल्स रिटर्न होगा, एडजस्टेड परचेजेस आएगी। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए, ठीक है। अब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा शेयर कैपिटल का, जब हम कैपिटल रिडीम करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट या तो फ्रेश इश्यू होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए। सो सपोज आपने प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडीम कर दिए और मे बी पार्टली शेयर इशू भी किए, लेकिन आपने जो सेक्शन 80 है वो अप्लाई नहीं किया। सेक्शन 80 कहता है सीआरआर का ट्रांसफर, सो आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो जो रेलेवेंट अमाउंट है वो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट जनरल रिजर्व और सरप्लस में से, फ्री रिजर्व्स में से निकालोगे, यहां से माइनस करोगे और सीआरआर में ऐड कर दोगे, यहां आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके प्रेफरेंस कैपिटल थी से 10 लाख की जो आपने रिडीम किया है, बट उसकी अगेंस्ट सिर्फ 6 लाख की कैपिटल इशू की है, तो सेक्शन 80 कहता है कि हमारी जितनी कैपिटल कम हुई है उतनी दूसरी तरफ से कैपिटल या सीआरआर इंक्रीज हो। सो कैपिटल कम की 10 लाख से, इंक्रीज किया अभी 6 लाख से फ्रेश इशू, तो अभी 4 लाख का गैप बचता है। तो वो 4 लाख का गैप कैसे पूरा होगा, वो सीआरआर में ट्रांसफर करके होगा। तो जो आपके पास फ्री रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व, सरप्लस या रिजर्व फंड पड़ा है उनको यूज करो और 4 लाख रुपीज यहां ट्रांसफर कर दो। तो ये दोनों चीजें कम हो जाएंगी जितना यूज कर रहे हो और सीआरआर क्रिएट हो जाएगा। सो इस तरह से हम जितनी भी रेक्टिफिकेशन हैं उनको
रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने का मतलब होगा कि ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अगर आप एंट्री कर दोगे, नंबर 1 एंट्री पूछी नहीं है तो एंट्री करने का फायदा नहीं है। नंबर 2 एंट्री कर दी और बाई चांस आप उसको एडजस्ट करना भूल गए फाइनल अकाउंट्स में, तो मिस्टेक तो वहीं की वहीं रहेगी ना। सो इसलिए बेटर है कि जो भी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं उनको समझ के उनको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लो, और रिकॉर्डेड अमाउंट जो एडजस्टेड अमाउंट होगा उसको कंसिडर करोगे फाइनल अकाउंट्स बनाने में। इसी तरह से आपके पास ये भी हो सकता है कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन अभी उसकी एंट्री नहीं की है, उसकी एंट्री पास कर दोगे, ठीक है ना। सो जो भी मिस्टेक्स है उनको ठीक करना पड़ेगा। सो तो पहली 2 एडजस्टमेंट्स क्या हो गई। नंबर 1 एडजस्टमेंट्स गिविंग डिटेल्स, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ जहां भी वो इंफॉर्मेशन पोस्ट करोगे वहां उसकी डिटेल्स साथ में दे दोगे। सेकेंड है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो ये भी कोई नई एडजस्टमेंट्स नहीं है, जहां एरर्स आ गई उनको ठीक कर दो, और जो भी इफेक्ट है उसको ट्रायल बैलेंस में जरूर पोस्ट करो। सो दिस वे हमारी जो 2 टाइप की एडजस्टमेंट्स है वो कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारी जो मेन एडजस्टमेंट्स बचती हैं वो है नॉर्मल एडजस्टमेंट्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस। तो ये हम बारी बारी से एक के बाद एक नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको जो पहले 2 पार्ट है ये समझ में आ गए हैं। और एक चीज फिर से याद रखो, जब हम फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो देखने में ऐसा लगेगा कि वी आर हैविंग से 15 एडजस्टमेंट्स, अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, 15 एडजस्टमेंट्स। कई बार स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एडजस्टमेंट देख के इतना डिसहार्टन हो जाते हैं कि फिर वो मिस्टेक्स करने लगते हैं। डिसहार्टन नहीं होना, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है। 15 एडजस्टमेंट्स में से 3-4 तो डिटेल की होंगी जिसमें कुछ नहीं करना, 2-4 आपकी रेक्टिफिकेशन की होंगी, उनको ठीक कर लो। तो एक्चुअल जिसमें वर्क करना है वो तो बहुत थोड़ी एडजस्टमेंट्स बचती हैं, ठीक है ना। सो आपको ये समझना है, जितनी एडजस्टमेंट्स हो मार्किंग जरूर करनी है। तो जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ये चीज मैं आपको फिर से बताऊंगी। सो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।